सम्मानित करें प्रोफेसर जितेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलखान जी। और आज की संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह, प्रिय मलखान जी, हमारे मित्र डॉक्टर पूनम सिंह जी, डॉक्टर प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। अभी मैं गंगा सहाय मीणा भी दिखाई दे रहे थे मुझे। सब हमारे प्रिय लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लंबी सूची है। और प्रिय मित्रों जो भी यहाँ उपस्थित हैं या जहाँ कहीं से भी इसे देख रहे हैं या सुनेंगे बाद में, सचमुच ये बहुत अच्छी बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र ने आज प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल पर एक बातचीत आयोजित की है, एक चर्चा आयोजित की है। विमल जी बिल्कुल अलग ढंग के व्यक्ति थे। अभी जब प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी बोल रही थी उससे आपने अनुमान लगाया होगा, और आप में से बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते रहे होंगे, परिचित रहे होंगे। समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वे लोग मिलते हैं जैसे ही आपसे मिलेंगे अपने बड़े होने की बातें करने लगेंगे आपसे, अपने बड़प्पन की बातें करने लगेंगे आपसे, और लगेगा कि आप कितने तुच्छ व्यक्ति हैं उनके सामने। दूसरे वे लोग होते हैं कि जब आपके करीब आते हैं तो आपके भीतर के बड़प्पन को बाहर निकाल देते हैं, आपको बड़ा बना देते हैं। गंगा प्रसाद विमल इस दूसरी कोटि के व्यक्ति थे। जिससे मिलते थे उसे बड़ा बना देते थे, उसके भीतर के बड़प्पन को रेखांकित करते थे। वो उम्र में छोटा हो, उनका समवयस्क हो, समकालीन हो, जो भी हो। कभी उनको मैंने जितना भी मैं उनको 15-20 वर्ष 25 वर्ष जान पाया, उसमें कभी मैंने उनको ईर्ष्या द्वेष में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते थे। जो जिससे मिलेंगे मतलब उसके एक तरह की सकारात्मकता भर देते थे वो, जिससे भी मिलते थे उसके भीतर लगातार लगता था कि वो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यह आयोजन है। विषय भी बहुत अच्छा चुना है आप लोगों ने। मैं जब वो जीवित थे तब भी कहता था, आज उनको याद करते हुए भी ये कहना चाहता हूँ कि गंगा प्रसाद विमल एक ऐसे आधुनिक चित्त थे जिसका गहरा आकर्षण अपनी जड़ों के प्रति था। यानी कि एक ऐसे आधुनिक व्यक्ति नहीं थे जो हवा हवाई हो। ऐसा बिल्कुल गंगा प्रसाद विमल के साथ न उनके व्यक्तित्व में था न कृतित्व में है। व्यक्तित्व तो चला जाता है भौतिक काया के साथ, कृतित्व बचा हुआ है, लेकिन व्यक्तित्व चला जाता है तो भी उसकी स्मृतियां रह जाती हैं। तो मेरी अपनी स्मृति में वो एक ऐसे ही आधुनिक चित्त के रूप में मेरे सामने उपस्थित रहते हैं जिसका अपनी जड़ों के प्रति गहरा आकर्षण था, जो बांधे रखता था। तो एक चीज तो ये कहना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो अपनी पीढ़ी के अभी उनकी कहानियों और उपन्यासों पर एक लंबी चर्चा हम सबने सुनी है। वो अलग ढंग के कहानीकार भी हैं और अलग ढंग के कवि भी हैं अपनी पीढ़ी में। आप उस दौर के, यानी जिसे अकहानी का दौर कहा गया और जिसे अकविता का दौर कहा गया, जहां गंगा प्रसाद विमल की प्लेसिंग होती है, अगर आप वहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गंगा प्रसाद विमल अपने समय के भी, यानी उस समय जो बहुत प्रचलित हो चले मुहावरे थे, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। वो रेटोरिक्स नहीं इस्तेमाल करते। उस दौर के सबसे लोकप्रिय रेटोरिक्स जो कविता के हैं वो गंगा प्रसाद विमल के वहां आपको बहुत कम मिलेंगे। थोड़ा तो, कोई बीच में बोल रहा है, अपने को साइलेंट कर लें, म्यूट कर लें अपने को। तो गंगा प्रसाद विमल के वहां ये दिखेगा आपको कि जो चल रहा है उसको नहीं चलाते हैं। और कई बार देखिए, जो चल रहा होता है उस लीक को जब आप पकड़ते हैं तो लोकप्रिय होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि अलोकप्रिय होने का खतरा उठाते हुए भी गंगा प्रसाद विमल उन टूल्स को नहीं अपनाते हैं, उन औजारों को नहीं अपनाते हैं
जो ढेर सारे लोग एक समय में अपना रहे थे। उन्होंने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर एक पूरी किताब लिखी है। आप सब लोग इससे परिचित होंगे। एक पूरी किताब है गंगा प्रसाद विमल की इस विषय पर। हम बात शुरू करें तो एकदम बिल्कुल आरंभ में आधुनिकता का क्या आशय लेते हैं गंगा प्रसाद विमल। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही आशय लेते हैं जितना मैं कहने जा रहा हूं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। गंगा प्रसाद विमल कहते हैं कि गहराई से विचार करने पर मनुष्य की चेतना का एक बिंदु है जो यह प्रकट करता है कि मनुष्य की चेतना है जो समस्या को समस्या बनाती है, और इसी में उत्तर भी स्वयं स्पष्ट है कि आधुनिकता एक अतिरिक्त सजगता है। आधुनिकता एक अतिरिक्त सजगता है। 20वीं शताब्दी विचारधारा और जागरूकता के महान प्रभाव की शताब्दी है। इस शताब्दी में मनुष्य को न सिर्फ 2 विश्व युद्धों से जूझना पड़ा है, अपितु अतीत के विकल्प में नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ी हैं। आबादी के विस्फोट, अन्न की समस्या, सबके लिए स्वतंत्रता और समानता के आधार पर सामान्य सुविधाएं सुलभ करना, ऐसी चुनौतियां हैं जो महामारियों और महान दुर्भिक्षों की तरह हैं। मैं यहाँ से सिर्फ वही एक पंक्ति रेखांकित करना चाहता हूँ कि आधुनिकता एक अतिरिक्त सजगता है। और आप देखें तो गंगा प्रसाद विमल के पूरे लेखन में आपको यह सजगता दिखाई देगी। और यह सजगता कोई चालाकी नहीं है, यह सजगता कोई होशियारी नहीं है, यह सजगता अपने समय को आलोचनात्मक विवेक से देखने की कला है। अपने समय को कैसे बिना किसी रुमान के देखें। आप देखें गंगा प्रसाद विमल के वहां रुमान बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि रुमान कोई बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन जिस कालखंड में वो आए थे वहां रुमान के लिए बहुत कम स्पेस था, या न के बराबर स्पेस था, और वो नहीं है गंगा प्रसाद विमल के वहां। तो बिना रुमान के अपने समय के, अपने समाज के यथार्थ को देखने की जो कला विकसित की गंगा प्रसाद विमल ने, वो निश्चित तौर पर आधुनिकता बोध के बिना संभव नहीं था, बिल्कुल संभव नहीं था। तो यह एक हम लोगों को बराबर याद रखना होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। उनकी एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। कविता सुनिए और थोड़ा सा शुरू की पंक्तियां शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। कैसे एक कवि देखता है, ये पुरानी कविता है, उनका एक संग्रह है सन्नाटे से मुठभेड़। इस संग्रह में ये कविता है कविताएं और मूर्खताएं। मैं कविता पढ़ता हूं, और कविता इसलिए पढ़ता हूं कि इसमें वो तमाम बिंदु आपको दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से इस कविता को सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ये कवि किस ढंग का है और इसका बोध क्या है। यह कविता खुद मुझे ही संबोधित है। मैं खुद ही स्वयं से प्रश्निक हूं, जानता हूं प्रश्नों के उत्तरदाता पहले प्रश्नों से ही प्रताड़ित होते हैं, तो प्राश्निक भी खुद ही हैं। अब मैं धकेल रहा हूं शब्द बावलेपन में या उतावलेपन में, जिनमें न लय है, न गति, न बाहरी विन्यास, न टेकात्मक छंद। इन्हें कविताएं मनवाने की जिद क्या मूर्खता नहीं है? ये मत मान लीजिएगा कि ये सिद्धांत है। कविता पूरी सुनिए। ये मतलब मुक्त चंद की कविता के विरुद्ध लिखी गई कविता नहीं है। इस कविता के निहितार्थ कुछ और हैं। क्या आप पहचानते हैं वही ना जिससे आत्म परिचय था। अब मैं इन्हें कभी कभी पढ़ता हूँ समूह में, प्रत्याशा में कि श्रोता सराहेंगे, तालियां बजाएंगे, अतिरिक्त प्रदर्शन के उत्साह में भी वाह वाह करेंगे। जब कभी मैं ऐसा करता हूँ तब मूर्खता में मूर्खताएं जोड़ता हूँ। कहता हूँ व्यर्थ है दृष्टि और अस्तित्व, जैसे शून्य में शून्य को ही जोड़ना हुआ। फिर भी तल्लीन हूँ रचने में, सोचता हूँ भविष्य में भी लिखूंगा अटपट। सनातन सी मूर्खताओं में अपने योगदान को अगर मैं प्रतिष्ठा में या दाम में लौटा सकूं तो यह कितना भव्य होगा। किराए के भव्य तंबू में एक दिन के मेहमान को रिझाने जैसा। सोचें आस्वादक, मूल्यांकक सोचें। सदियों से हम जा ही रहे हैं अपने ही निरर्थक प्रदर्शनों में। इन मूर्खताओं के अगर टीले बनाए जाएं तो बन सकती है नई सृष्टि। मैं कागजों की उसी सृष्टि में रचने के लिए उद्धत
हूँ, नई मूर्खताएं बशर्ते उत्तरदाता दयालु हूँ, भीख दें जीवन की, कहना चाहूँगा तुम न होते तो कैसे टीपता यह सब, जो स्वांतः सुखाय है पर संपदा है दूसरों की जन्मने के बाद। यह एक आत्मालाप जैसी लगने वाली कदाचित न लंबी कविता है न छोटी कविता है। मैंने ये कविता आपके सामने इसलिए इसका वाचन किया, इसको इसलिए पढ़ा, आपके सामने रखा। ये कविता गंगा प्रसाद विमल की पूरी दृष्टि को सामने रखती है, यानी कि कैसे जो आधुनिक चित्त है, सचमुच का अगर वो आधुनिक चित्त है तो कैसे आत्मालोचन के लिए वो उद्धत होता है, कैसे वह आत्मालोचन करते हुए ही समष्टि की आलोचना की ओर बढ़ता है, कैसे वह तमाम जो बहुत सहज दिख रही चीजें हैं उन सहजता की, उन सहज चीजों के भीतर की संश्लिष्टता को पहचानता है। यानी कि अगर इस तरह की कविताएं किसी के सामने आए तो समझेगा कि बहुत सहज कविताएं हैं, सहज हैं लेकिन सरल कविताएं नहीं हैं। ये फर्क करना सीखना चाहिए। जो सहज है वो सरल हो जरूरी नहीं है, तो ये सहज है लेकिन सरल नहीं है, संश्लिष्ट कविताएं हैं। और आप इन कविताओं को पढ़ते हुए याद करें कि इस तरह की कितनी कविताएं आपने पढ़ी हैं। अब देखें, लोकप्रिय बनाने का कोई औजार इस कविता में आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें गंगा प्रसाद विमल के वहां आपको दिखें। ऐसी भाषा नहीं दिखाई देगी जो बहुत लुभाने वाली भाषा है। एक बड़ी रूखी सी भाषा, थोड़ी कटु सी भाषा दिखाई देती है इस कविता में। हालांकि कुछ कविताओं में आत्मीय भाषा भी है, लेकिन वही रोमान नहीं है, उससे वो बचते हैं, यथासंभव बचते हैं वो। और कविता जो संग्रहों के नाम है ना, सन्नाटे से मुठभेड़, अलिखित, अदिखत, या जो भी इस तरह के उनके कविता संग्रहों के नाम है, कभी उन नामों पर विचार करें तो ये पता चलता है कि इस कवि की दृष्टि क्या है, ये कवि सोच क्या रहा है, ये कवि कह क्या रहा है। सन्नाटे से मुठभेड़ सुक्ति वाक्य जैसा लगता है, किसी को रेटोरिक जैसा भी लग सकता है, लेकिन आप अपने समय की व्याख्या करना हो या पिछले समय की व्याख्या करना हो, या गंगा प्रसाद विमल जिस समय लिखना शुरू कर रहे थे या जिस समय वो अपने लिख करके एक पहचान बनाई, उस समय की व्याख्या करनी हो, तो यह ताली की तरह, कुंजी की तरह काम करने वाला पद है। क्या कहते हैं, सन्नाटे से मुठभेड़। मुठभेड़ परंपरागत चित्त नहीं करता है। परंपरागत चित्त अपना प्रतिरोध दर्ज करेगा, दूसरा ढंग होगा। मुठभेड़ है ही एक आधुनिक मन की संकल्पना, आधुनिक मन की संकल्पना है। और शास्त्रार्थ से न जोड़ें इसको, शास्त्रार्थ एक अलग तरह की चीज है, मुठभेड़ एक अलग तरह की चीज है। तो यह जो शब्दावली के चयन में देखें आप, कविताओं में जो शब्दावली का चयन है विमल जी के वहां, वो चयन बताता है कि गंगा प्रसाद विमल जो कुछ भी पीछे था उससे उन्होंने सीखा है, लेकिन जाहिर है कि उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं वो, उसकी नकल नहीं करना चाहते, उसको बढ़ाने का उनका अपना तरीका है जिसमें जोड़ना अनिवार्य शर्त है, कुछ नया करना अनिवार्य शर्त है। ये एक बड़ी चीज है। और इस तरह की कविताएं आत्मालोचन के बिना तो संभव हो ही नहीं सकती हैं। उनकी दो कविताएं और हैं, सामने रख रहा हूं। कविताएं तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ कुछ कुछ कविताओं को सामने रखकर सिर्फ बात करना है। हत्याओं से लौटे हत्यारे और एक बोधिसत्व के देश में, ये सब आज की कविताएं नहीं हैं, करीब 30 साल 35 साल 40 साल पहले लिखी गई कविताएं हैं ये। और देखें कि किस तरह से कई बार लगता है कि उसे कोई भी कविता कभी पुरानी नहीं पड़ती, कोई भी कविता किसी काल विशेष के लिए लगता है कि लिखी जा रही है, लेकिन वह सिर्फ उस काल विशेष के लिए नहीं लिखी जाती। यही सृजन की ताकत होती है कि वह अपने काल का अतिक्रमण करता ही करता है, वह अपने काल को लांघता ही लांघता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो बड़ी रचना कहलाने का हकदार नहीं रह जाता। तो आप देखें कि किस तरह से विमल जी का ये बहुत बड़ी कविता नहीं है। क्या तुम पहचान लोगे उन्हें जब वे हत्याएं कर लौटते हैं। और पंक्तियां देखिए मित्रों,
थकान से लस्त होकर नहीं, वे नर बलियों की शौर्य गाथाओं के साथ लौटते हैं। देखें गंगा प्रसाद विमल की दृष्टि देखें कि वो यथार्थ को कैसे देख रहे हैं। उसके जो दृश्य यथार्थ है, उसकी जो अदृश्य परतें हैं, उनको कैसे हमारे सामने रख रहे हैं कि थकान से लस्त होकर नहीं, वे नर बलियों की शौर्य गाथाओं के साथ लौटते हैं किस्सों के चटखारे लेते हुए, बलात्कार का स्वाद याद करते हुए। वे जब ताकते हैं लौटते मार्ग की सुंदरियों को, वे ताकते ही रहते हैं भविष्य के मौकों के लिए। वे तमाम सफेद पोशों की तरह हत्याओं की सफाई देते हैं। जब कोई पूछ लेता है, दर्ज कर लेते हुए उसका चेहरा अगली वारदात के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए। देखा भी न हो उन्हें तो भी वे पहचाने जा सकते हैं, अपनी पहचान या अपने छिपाव से नहीं। वे जिस बेखौफ लहजे से टहलते हैं उसी से पहचाने जाएंगे स्वयं ही। पर तुम पहचान पाओगे, यही उन्हें जानना है। अंतिम कविता पहुंचते पहुंचते जो तमाम डिटेल्स हैं कविता जिस तरह आगे बढ़ती है और जहां कविता खत्म होती है, वो एक बड़ा प्रश्न है कि क्या तुम पहचान पाओगे, यही उन्हें जानना है। अब देखें कि गंगा प्रसाद विमल बिना कोई स्टोर किए कैसे उस यथार्थ को रखते हैं जो बहुत लोग स्टोर करके कि मैं राजनीतिक कविताएं लिखता हूं, फलाना राजनीतिक कवि हैं, जैसे तमाम जो पद हिंदी आलोचना ने विकसित किए हैं, इन सब के चक्कर में न पड़ते हुए किस कदर राजनीतिक कविता गंगा प्रसाद विमल संभव करते हैं बिना कोई। इसलिए मैं एक पद का बहुत प्रयोग करता हूं और गंगा प्रसाद विमल के लिए बहुत उपयुक्त है, स्टोर के विरुद्ध सृजन। चुपचाप लिखते रहना है और जो दर्ज करना है, पाठक का काम है उसे आगे ले जाना करना। तो ये इसी तरह ठीक इसके बाद इस संग्रह की जो कविता है वो बोधिसत्व के देश में है। और यहाँ पर इस कविता की जो मतलब का आरंभ होता है, पर्वत स्तब्ध हिम पंक्तियां जैसे इबारत हो सत्य की। पहाड़ के रहने वाले थे, बिंब देखें कैसे उठाते हैं, हिम पंक्तियां जैसे इबारत हो सत्य की। और कविता जहां खत्म होती है, यह भाषा भी सीखनी पड़ेगी जो हवा, ढलान, बर्फ और नदी की साए साए में निरंतर बहती है। यही हो ऐसे ही स्तब्ध निष्कंटक। और पूरा का पूरा किस तरह से वो इस देश का जो बदलाव चाहते हैं, जो मनुष्यता से पूर्ण एक राष्ट्र चाहते हैं, उसकी पूरी संकल्पना इस कविता में निकल करके आती है गंगा प्रसाद विमल के। लगातार देखिएगा। और आधुनिकता बोध एक बड़ा काम क्या करता है, आधुनिकता बोध की एक बड़ी भूमिका यह है कि वह आपको जड़ नहीं होने देता। वह लगातार आपके भीतर प्रश्न पैदा करता है और आपको प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, आपको प्रश्नकर्ता भी बनाता है और प्रश्नों के समक्ष भी ले जाता है। ये एक बड़ी चीज है और ये गंगा प्रसाद विमल के पूरे लेखन में आपको दिखाई देगा कि वो प्रश्न करते भी हैं और प्रश्नों के सम्मुख भी खड़े हैं। कहीं भी गंगा प्रसाद विमल की रचनात्मकता प्रश्नों से मुंह नहीं मोड़ती है। यह आधुनिकता बोध की देन है। यह उनके भीतर जो आधुनिक चित्त था, यह उसके कारण संभव हुआ और यह उसके कारण संभव हुआ और ये चीज रही। और लगातार तर्कोन्मुख हैं गंगा प्रसाद विमल। मेरे पास ख्याल से मलखान जी कितना समय है? 19 मिनट से ज्यादा तो हो गया। अच्छा चलिए, अभी 5 मिनट ही लें, ठीक है, 5 मिनट में ही मैं बात समेटता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आप देखेंगे कि लगातार गंगा प्रसाद विमल के वहां ये चीज दिखाई देगी। एक कविता है उनकी, उसमें वो कहते हैं, शब्द शायद बदलेंगे ऐसे ही नहीं रहेंगे, गहरा विश्वास है। यानी कि हम जिनके बारे में मान लेते हैं कि शब्दों का जो मामला है वो बदलता नहीं है, यह गंगा प्रसाद विमल का आधुनिकता बोध है, उनके चित्त का नयापन है, उनके चित्त में लगातार बैठने वाला जो प्रश्न करता है,
यह प्रेरणा वह देता है कि वह कह पाए कि शब्द शायद बदलेंगे, ऐसे ही नहीं रहेंगे, दुनिया भी ऐसी नहीं रहेगी। शब्द बदलेंगे तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी और हम सब जानते हैं कि ये बदलेगा। इसी तरह अपने बारे में एक उनकी कविता है, मैं कविताओं पर बहुत जाऊंगा तो दिक्कत होगी। एक जगह वो कहते हैं कि हर वर्तमान को ढलना है अतीत में। यह एक आधुनिक मन है जो बताता है कि आज हो कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान है उसको अतीत होना है। हर सत्ता को एक दिन खंडहर में बदल जाना है, कोई सत्ता स्थायी नहीं रह सकती है? तो जो एक शोषण की अनवरत प्रक्रिया चलती है कि हमारा अंत नहीं होगा, एक आधुनिक मन बराबर बताता है कि नहीं, अंत तो तय है। इसलिए अधिक लोकतांत्रिक रहो, अधिक समानता के पक्षधर रहो, चाहिए कि जो भी आधुनिक जीवन मूल्य हैं उनकी ओर बढ़ो, उनकी ओर जाओ। और एक समय में आधुनिकता का बड़ा विरोध भी था मित्रों वामपंथी सर्किल के बीच, लेकिन धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसको उसकी तमाम चीज़ों से करते हुए स्वीकार कर लिया जाएगा। और आज हम पाते हैं कि उसमें बहुत सारे अच्छे गुण थे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं जिनको हमने प्राप्त किया। एक जगह विमल जी कहते हैं कि छलांगे कहाँ तक लगाएं, कहीं कोई अंत नहीं दृष्टियों का। यानी कि एक दो चीजें एक साथ कहते हैं कि जो दृष्टियों की लोकतंत्र है, एक तो उसको स्वीकार करते हैं। सामंती मन कभी दृष्टियों के लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता। सामंतवाद जो है वो कभी भी दृष्टियों के लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेगा। यह एक आधुनिक मन ही स्वीकार करेगा दृष्टियों के लोकतंत्र को। और इस मन की इस उद्विग्नता को भी कि आसान नहीं है इसके बीच किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाना या कहना, तो एक बड़ी चीज है। एक उनकी बड़ी अद्भुत कविता है प्रार्थनाएं, जरूर पढ़िएगा आप लोग। उनके इसी संग्रह में है, सन्नाटे से मुठभेड़ में। आप लोगों को जब भी मौका मिले आज की सिर्फ बातचीत को रस्मों तक मत छोड़िएगा, जो भी युवा साथी हैं पढ़िएगा। और मैं सिर्फ इसकी आरंभिक पंक्तियां पढ़ करके कहता हूं कि जो कुछ भी घट रहा है चतुर्दिक, मैं उसके लिए प्रार्थनाएं करता हूं वह थोड़ा मानवीय हो। मसलन कि सारा मानवीय ज्ञान अतीत में रचा गया सब कुछ जब व्यवसायियों के हाथ में आ जाए, मैं उसके लिए प्रार्थनाएं करता हूं उनमें विवेक जागे और सब में। इसी तरह से ये कविता बहुत अद्भुत कविता है और मतलब सिरहाने रखने लायक कविता है कि कैसे हम निरंतर छीज रही अपनी मनुष्यता को बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी कमियों को देख सकते हैं। हाँ, होता क्या है कि लोग सारी कमियां दूसरों में ही देखते हैं, अन्य में ही देखते हैं, अपने को निरापद बनाकर बचाकर रख लेते हैं। ये चीज है। गंगा प्रसाद बिमल एक ऐसे कवि हैं जिन्हें अंधेरे के बीजों की पहचान है। वो जानते हैं कि ये अंधेरे के बीज कौन से हैं और कैसे ये फसल बनकर लहलहाएंगे। बड़ी बात होती है। हर कवि के लिए ये संभव नहीं होता है। बड़ा कवि होता है जो अंधेरे के बीजों को पहचान ले, उन रहस्यों को पहचान ले। गंगा प्रसाद बिमल पहचानते हैं उसको। और उजाले की गहरी प्यास विमल जी की रचनात्मक दुनिया में है। उनके अपने जीवन में तो था ही, व्यक्तिगत जीवन में हम सब व्यक्ति के रूप में भी उनसे परिचित हैं। और उनकी कविताओं में भी आपको उजाले की यह प्यास दिखाई देगी, मनुष्यता की प्यास दिखाई देगी, जो शोषण का, क्रूरता का एक अंतहीन क्रम है, उससे मुक्ति की छटपटाहट दिखाई देगी। और जो उनका दूसरा संग्रह है अलिखत आदिखत, एक अन्य संग्रह है, और भी कई 10 संग्रह हैं, उसमें भी एक कविता है हो जाना। एक कविता उनकी ईश्वर को संबोधित है और दुश्मनों की सूची। और यह कविता पढ़िएगा आप लोग। यह कविता तो आधुनिकता बोध के बिना संभव ही नहीं हो सकती है। कोई परंपरागत चित्त का व्यक्ति इस तरह की कविता लिख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, मुंह के बल गिर जाएगा वो संभव नहीं होगा उससे। तो मित्रों, गंगा प्रसाद बिमल को मैं एक ऐसे कवि के रूप में याद करता हूँ जिनकी कविताओं में एक आलोचनात्मक विवेक आदि से अंत तक है, मनुष्य में गहरी आस्था है, लेकिन प्रश्नहीन आस्था नहीं है।
मैं बल देकर कह रहा हूं, मनुष्यों में गहरी आस्था है लेकिन प्रश्नहीन आस्था नहीं है। वो तर्कहीन आस्था नहीं है। भावुकता का निषेध है लेकिन भावनाओं का निषेध नहीं है। इन दोनों को देखें, उनकी कविताओं में भावुकता का निषेध है लेकिन भावनाओं का निषेध नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि कविताएं तर्क प्रक्रिया से बचती हैं, उन्हें गंगा प्रसाद बिमल की कविताएं पढ़नी चाहिए। वो तर्क प्रक्रिया से बचने वाली कविताएं नहीं हैं, वो किसी आवेग में लिखी गई कविताएं नहीं हैं। गहरी चिंता, गहरा तर्क, गहरा विवेक, सब कुछ आपको वहाँ दिखाई देगा। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि जो पहले से आपने मान्यता बना रखी है कि कविताएं तर्कहीन होती हैं, इस मान्यता का खंडन होगा। और उनकी कविता है यही वक्त था, इसको पढ़िएगा तो मेरी बात और अधिक सिद्ध होगी। समय नहीं है इसलिए मैं कविताओं की पंक्तियां नहीं लूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके वहाँ रुमान नहीं है, है ना? प्रेम है लेकिन रुमान नहीं है। और प्रेम का वह रूप है जो अधिक जरूरी रूप है। केदार जी हम लोगों को कामायनी पढ़ाते थे तो कहते थे चिंता एक आधुनिक पाप है। और चिंता का आधुनिक पाप होना जिस अर्थ में वो पढ़ाते थे वो बहुत विस्तार है कि कैसे देवता चिंता नहीं करते थे तो सब नष्ट हो गया उनका। तो आपको एक यह जो आधुनिक पाप है चिंता, वह गंगा प्रसाद बिमल की कविताओं के मतलब आपको रेसे रेसे में दिखाई देगा, रग रग में दिखाई देगा, भरा हुआ दिखाई देगा। और बस ये जरूरी है कि आप बहुत प्रेम के साथ उनकी कविताओं के पास जाएं, देखें कि किस तरह यह चिंता मनुष्यता को बचाती है। उम्मीद के कवि हैं, तमाम प्रश्नों के बीच भी उन्हें उम्मीद है कि यह दुनिया बचेगी और अच्छे मनुष्य बचेंगे, तमाम क्रूरताएं खत्म होंगी। और सूक्ति वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह सब कुछ तमाम सहजता, तमाम सरलता के साथ साथ उस आधुनिकता बोध से ही संभव है जो पिछली लगभग 2 शताब्दियों का कह सकते हैं कि हमारे लिए उपलब्धि की तरह, 150 सालों की उपलब्धि है। आधुनिकता बोध है ना, ये सब उपलब्धि है। गंगा प्रसाद बिमल उससे विरत नहीं होते हैं, उस ओर बढ़ते हैं। और हम एक बड़ा कवि, एक बड़ा कहानीकार पाते हैं गंगा प्रसाद बिमल के रूप में। आलोचकों को विचार करना चाहिए कि जब वो नई कहानी के बाद की कहानी की चर्चा करते हैं तो अक्सर 4 नामों ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया पर क्यों रुक जाते हैं। गंगा प्रसाद बिमल उसके एक अनिवार्य घटक हैं। इसी प्रकार कविता की बात करते हुए अक्सर धूमिल, राजकमल चौधरी और इसी तरह के कुछ नामों का जिक्र करते हैं, गंगा प्रसाद बिमल छूट जाते हैं। यह विडंबना है कि दिल्ली जैसे केंद्र में रहते हुए, सबके प्रिय रहते हुए, हिंदी आलोचना से जो न्याय मिलना चाहिए था गंगा प्रसाद बिमल को, वह नहीं मिला। इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे और सच्चे मनुष्य रहे होंगे। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी का, सुधीर जी का, मलखान जी आपका, पूनम जी का, भारतीय भाषा केंद्र का, जो जाहिर है कि जहाँ हम लोग दीक्षित हुए, जहाँ हम सब ने दीक्षा पाई, बोलने की कला, सब कुछ सीखा, वहीं पर बहुत आभारी हूँ मैं। नमस्कार।